हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम करवाएंगे आपको सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा ओस्मोसिस। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं हम अपनी सॉल्यूशन यूनिट से। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और उसके अंदर हमने फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP, उससे हमारे को मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने फाइंड आउट किया था। तो हमने RLVP की हेल्प से मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट किया था। तो आज हम ऐसे ही उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कर रहे हैं आज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमारे को पढ़ना होगा ऑस्मोसिस कि ऑस्मोसिस क्या है। और ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए हमारे को पता होना चाहिए डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर, 9th स्टैंडर्ड के अंदर, 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए हो। व्हाट इज डिफ्यूजन हमारे को पता है। एक बार मैं बेसिकली बताता हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स का अपने आप सेल्फ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो किसी भी पार्टिकल का उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, अपने आप मूवमेंट करना, सेल्फ मूवमेंट, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर गैसेज के केस में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन है वो सॉल्यूशन के अंदर भी अप्लाई होता है, वो गैसेज के लिए भी अप्लाई होता है। जो डिफ्यूजन है उसके अंदर कोई भी सेमी परमिएबल या फिर मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर जो मूवमेंट है वो सेल्फ होती है। जैसे सॉल्यूशन की बात करें, दो डिफरेंट सॉल्यूशन हमने ले लिए। एक सॉल्यूशन हमने ले लिया कंसंट्रेटेड, एक सॉल्यूशन ले लिया हमने डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है? सोल्यूट की। देखिए केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी थी वो सारी अप्लाई होती है सोल्यूट पे। हमने बताया था कि सोल्यूट कितना है, सॉल्यूशन को देखते हुए या फिर सॉल्वेंट को देखते हुए। तो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म अप्लाई होती हैं किसके ऊपर? सोल्यूट के ऊपर। तो अब हायर कंसंट्रेशन का मतलब है सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कम है। तो सोल्यूट कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ। अब ये सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था। अब यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे सोलवेंट कम होंगे इसके कंपैरिजन में। मीन्स यहाँ पे सोलवेंट ज़्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। तो सोल्यूट हाइयर टू लोअर एंड सोलवेंट भी हाइयर टू लोअर, क्योंकि इधर सोलवेंट हाइयर है उधर सोल्यूट हाइयर। तो डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन में डायरेक्ट मिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, सेल्फ मूवमेंट है, किसी भी हमारे को बीच में मेम्ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी डिफ्यूजन को ज़्यादा क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, डिफ्यूजन को मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हम 11th के अंदर पढ़ के आए हैं, वैसे मैंने बेसिकली बताया है। तो उसके बाद जो ये अपना डिफ्यूजन है उसको हम रोक नहीं सकते। डिफ्यूजन होगा तो होगा, और कब तक होता है डिफ्यूजन? जब तक दोनों तरफ जो अमाउंट्स हैं पार्टिकल्स की वो सेम ना हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम तक वो ऐसे ही मिक्स होते रहते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। तो ये था डिफ्यूजन। बट अब हमारे को पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों पढ़ना है? देखिए आपने डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स को देखे होंगे। हम मीट को प्रिजर्व करते हैं, मीट को हम वेस्ट होने से कंजर्व करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? हमने पढ़ा होगा बाई द हेल्प ऑफ साल्ट। तो हमने उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं। अब उससे क्या होता है? उससे नमक नहीं, जो मीट है वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब आप इसका आंसर तो ऑस्मोटिक प्रेशर में, इसका आंसर देने के लिए हमारे को ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपने पिकल्स जो हमारे घर पे डालते हैं अचार, तो उसके अंदर भी हम जो अनराइप मैंगोज होते हैं, जो रो कच्चे मैंगो होते हैं, उनके अंदर भी नमक मिलाते हैं। अब सॉल्ट डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, उससे भी फिर वो पिकल्स बनाने में भी हेल्प मिलती है और प्रिजर्व हो जाता, खराब नहीं होता। अब उसका रीज़न क्या है? तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो सारे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड हैं, ऑस्मोसिस से रिलेटेड हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो अभी तो बहुत ही हर घर में शायद वो हो गया है मोस्टली, जो अर्बन एरियाज़ के अंदर RO, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, कि जो अपना कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, आपने सुना होगा बिल्कुल। तो वो RO है। RO किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वो सारी चीज़ें रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसलिए हमारे को ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने की जरूरत है, ऑस्मोसिस पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, की ऑस्मोसिस क्या है। तो देखिए मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं ऑस्मोसिस क्या है।
तो आज का टॉपिक हमारा ऑस्मोसिस, उसी से हम निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि रिलेटेड है टॉपिक। तो देखिए मैंने मान लिया कि हमने एक बिकर ले लिया और बिकर के अंदर एक इनलेट इस तरफ था, ये हमने कोई ले लिया बिकर, ओके। तो एक इनलेट हमने बिकर के अंदर इस तरफ से लगा दिया और ये लगा दिया हमने, इस तरह का हमने बिकर ले लिया और इस बिकर के अंदर हमने लगा दी एक एसपीएम। अब एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने लगा दिया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए स्टूडेंट, ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले आपको इसका पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, मैं इसको यहाँ से अलग से बता देता हूँ आपको, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है मेम्ब्रेन विच अलो ओनली सिलेक्टेड मटेरियल to pass through it। ऐसी मेम्ब्रेन कि जो अपने अंदर से सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही पास होने दे। मतलब हमने कोई ये एसपीएम मान ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पे दो चीजें छोड़ी, ए और बी। अब इसने ए को तो जाने दिया, बी को नहीं जाने दिया, फिर तीसरा ये सी को भी नहीं जाने दिया। तो हमने क्या देखा, एक एसपीएम थी। एसपीएम को इस तरह से समझाता हूँ मैं। एसपीएम को हमने मान तीन मटेरियल्स थे, ए बी और सी। अब इसने ए को पास होने दिया, इसने बी को भी पास होने दिया, बट इसने सी को पास नहीं होने दिया। इट मीन्स इसने सारी चीज़ों में से कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को अपने अंदर से पास आउट होने दिया। ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एग्जाम में कई बार इसका एग्जांपल भी पूछ लिया था। तो जो एसपीएम्स हैं ये इनकी टाइप्स बनती हैं दो। तो टाइप्स में क्या क्या है, फर्स्ट होगी नेचुरल और एक होगी आर्टिफिशियल। अब नेचुरल आर्टिफिशियल क्या है आप समझते हैं। तो देखिए नेचुरल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स मेम्ब्रेन या फिर एनिमल्स मेम्ब्रेन। जैसे हम एनिमल्स की बात लें, अगर हम अपने स्किन को हटाने पर एक मेम्ब्रेन मिलेगी, तो उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एनिमल मेम्ब्रेन। तो वो किसका एग्जांपल होगी, नेचुरल का, नेचुरल चीज़ों से बनाई। अब उसके बाद आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमने पार्चमेंट मेम्ब्रेन मान ली, हमने सेलोफेन, आप बहुत बुक्स के अंदर आपको एग्जाम्पल मिलेगा। उसके बाद हमने कॉपर फेरोसाइनाइड, कुछ फ्रेशली जो प्रेसिपिटेट, अभी जिनको हमने प्रेसिपिटेट आउट किया है, ऐसे मटेरियल्स को हम ले सकते हैं आर्टिफिशियल एसपीएम, जैसे कि कॉपर फेरोसाइनाइड होगा। हम सिलिकेट्स ले सकते हैं आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के। तो इस तरह से आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स। और नेचुरल में सबसे ज़्यादा एग्जांपल जो है वो पिग के ब्लैडर की जो मेम्ब्रेन होती है। तो दो तरह की एसपीएम्स होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल चीज़ों से, प्लांट और वेजिटेबल से ली जाए, और आर्टिफिशियल जो हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए एसपीएम का पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने देगी, कुछ को आने नहीं देगी। अब हमारे केस में किसको आने देगी उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए, तो हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं आपके दोनों को, लिखे मैंने नहीं है, आपने नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ कि नेचुरल जो एसपीएम है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर एग्जांपल्स हो जाएगा वेजिटेबल्स मेम्ब्रेन और एनिमल्स मेम्ब्रेन। ज़्यादातर यूज होने वाली मेम्ब्रेन कौन सी है नेचुरल में, पिग्स ब्लैडर्स मेम्ब्रेन। उसके बाद आर्टिफिशियल क्या हो जाएगी, पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स, सेलोफेन और कॉपर फेरोसाइनाइड। उसके बाद सिलिकेट्स ऑफ आयरन, सिलिकेट्स ऑफ कोबाल्ट, सिलिकेट्स ऑफ निकल एटसेट्रा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, तो अब हमने एक बिकर लिया, सिंपली बिकर के अंदर हमने एसपीएम लगा दी। अब एसपीएम क्यों लगा दी, क्योंकि देखिए डिफ्यूजन में एसपीएम की जरूरत नहीं थी, बट ओस्मोसिस में हमारे को जरूरत पड़ेगी एसपीएम की। तो देखिए हमने ले लिया, एक तरफ हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, इस तरफ हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, और इस तरफ हमने ले लिया सॉल्यूशन, इस तरफ हमने ले लिया सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे हमने मान लिया वाटर,
और यहाँ पे हमने मान लिया सॉल्यूशन में कुछ भी मान लो आप, जैसे मान लिया हमने शुगर सॉल्यूशन मान लिया हमने, तो किसका सॉल्यूशन है ये? शुगर का सॉल्यूशन है। तो होगा क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक तो है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट कौन हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा शुगर, सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? वाटर, क्योंकि शुगर का हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया है। तो इस तरह से हमने ये चीजें ले ली। यहाँ पे सिर्फ कौन है? वाटर, यहाँ पे सिर्फ कौन है? वाटर। हमने दोनों का लेवल मेजर कर लिया कि हमने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, सॉल्यूशन का जो लेवल था उसको हमने L मान लिया, और जो प्योर सॉल्वेंट का लेवल था, जो प्योर सॉल्वेंट का लेवल था वो हमने मान लिया क्या? वो हमने मान लिया L2 कह लेते हैं हम, इसको हमने L1 मान लिया। तो दोनों तरफ हमने लेवल्स को मेजर कर लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इनको फ्रीली छोड़ दिया थोड़े टाइम के बाद। हम क्या देखते हैं, अब हमने देखा कि इस साइड के अंदर, सॉल्यूशन वाली साइड के अंदर जो ये लेवल है वो इंक्रीज हो गया। अब ये जो लेवल इंक्रीज होके आ गया कुछ इधर, नया लेवल आ गया, और जो ये लेवल यहाँ था इसका लेवल कम हो गया, इसका लेवल हो गया कम, इसका लेवल डिक्रीज हुआ। ओके, तो अब ये कैसे पॉसिबल है? इधर से लेवल का कम हो जाना, इधर से लेवल का बढ़ जाना, कब पॉसिबल है? ये अब तब पॉसिबल है जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, जब सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल इधर से प्योर सॉल्वेंट की साइड से किस में आए? सॉल्यूशन में। प्योर सॉल्वेंट की साइड से किस में आए? सॉल्यूशन में। किसके मॉलिक्यूल? वाटर के मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल आए हैं? वाटर के मॉलिक्यूल। तभी तो बढ़ सकता ना लेवल, इधर का लेवल तभी बढ़ सकता है जब वाटर के मॉलिक्यूल इधर आए। अब देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्यों ली? यहाँ पे यूज क्या था? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये अलो करेगी किसको? वाटर के मॉलिक्यूल्स को तो जाने देगी अपने अंदर से, बट जो सोल्यूट है, सोल्यूट बोले तो शुगर के मॉलिक्यूल, इनको अपने अंदर से पास नहीं होने देगी। इसीलिए सेमी परमेबल है कि सॉल्वेंट को तो जाने दिया, सोल्यूट को जाने नहीं दिया, इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के साइज से वाटर का मॉलिक्यूल तो पास हो जाता है, बट सोल्यूट का जो मॉलिक्यूल उसका बड़ा साइज होता है वो पास नहीं होता, इसलिए वो तो पास नहीं हो पाता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं। तो ये यूज था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर भी गए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर भी गए, क्योंकि देखिए वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है, तो वाटर इधर भी गया है और वाटर इधर भी गया है। बट देखिए समझाने के लिए मैंने इधर से इधर दो एरो लगाए हैं, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल आ गए? 1 और 2, मानने के लिए, समझाने के लिए। और इधर कितने चले गए? 1। मीन्स नेट फ्लो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेट फ्लो, कि ओवरऑल वाटर किधर मूव हुआ है, इस साइड से इस साइड या फिर इस साइड से इस साइड। तो हमने देखा लेवल इधर का बढ़ा है, पहले लेवल कम था, लेवल बढ़ गया, इट मीन्स यहाँ पे अमाउंट बढ़ी है। अब किसकी अमाउंट बढ़ी है? इधर से सिर्फ कौन आ सकता है? वाटर। इधर की अमाउंट घटी है, इट मीन्स यहाँ से मटेरियल यहाँ आया है, जो मास है फिर मटेरियल है वो यहाँ से यहाँ आया है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। अब इसमें हुआ क्या है? देखिए ओस्मोसिस में क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ओस्मोसिस, नेट फ्लो। देखिए मैंने पहला वर्ड लिखा है नेट फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब इस केस में हमने सॉल्वेंट वाटर लिया था। नेट फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कहाँ से कहा? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से, या फिर कह सकते हैं हम फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। किसकी हायर कंसंट्रेशन? ऑफ सॉल्वेंट, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू किसमें? सॉल्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन में। लोअर कंसंट्रेशन किसकी? ये ध्यान दीजिएगा, किसकी कंसंट्रेशन मैं बोल रहा हूं? सॉल्वेंट की। और सॉल्यूशन को मैं क्या बोल रहा हूं? डाइल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला है? कंसंट्रेटेड। और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को क्या कहा है? लो। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट फ्लो, ओवरऑल फ्लो, कि ज्यादा किधर गए? इधर भी आए हैं, इधर भी, बट ज्यादा गए हैं इधर, इसलिए नेट फ्लो प्योर सॉल्वेंट की साइड से। प्योर सॉल्वेंट की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा हो।
इधर क्या लूंगा मैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इधर सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी, कम, तो यहाँ से यहाँ, या फिर मैं क्या ले सकता हूँ, या मैं यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन ले लूँ, यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन ले लूँ, तो इधर वाला डाइल्यूट, इधर वाला कंसंट्रेटेड, या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जिधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की इधर कंसंट्रेशन कम हो, तो हाइयर टू लोअर, तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट या फिर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू दी सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, किसके थ्रू, थ्रो ए, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, थ्रो ए एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो आप, आई थिंक आपको अब समझ आया होगा कि ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है। तो ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की नेट मूवमेंट एक ऐसे रीजन से जहां पे सोलवेंट के पार्टिकल्स की जो अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सोलवेंट के पार्टिकल की अमाउंट क्या है, ज़्यादा, मतलब प्लेस ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, किसके थ्रू, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ये होता है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस है, अब इस ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है, अब इस ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है। तो देखिए कैसे, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाएं कि एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एक बार कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऐसे पास होंगे। बट अगर हम क्या करें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इन दो लेवल्स को, जो नए लेवल्स आए थे। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगा दूं, अब मैं यहाँ लगा दूं प्रेशर, अब मैं यहाँ लगा देता हूं प्रेशर, तो देखिए ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, तो ये इधर भी लग रहा होगा, सही बात है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इधर भी इतना ही लग रहा था, इधर भी इतना ही लग रहा था, तो प्रोसेस हुआ हमारा ऑस्मोसिस, कोई दिक्कत नहीं। बट अब इधर सॉल्यूशन की साइड पे जहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट कम है, वहाँ पे मैं इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और, ये देखिए स्मॉल p मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने लगा दिया। अब जब मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो मैंने देखा, मैंने इस तरह से प्रेशर को लगाया कि मैंने फिर इनको प्रेशर लगाने के बाद एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन, देखिए यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने लगा दिया एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है मीन्स उसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, हमारे को और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिस्टन की वजह से। तो हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया और उससे सॉल्यूशन की साइड पे प्रेशर लगाया, और हमने देखा कि हमने जब ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, तो हमने देखा कि हमने थोड़ी सी देर इनको फ्री छोड़ा, फ्री छोड़ने के बाद भी इसके अंदर जो लेवल वो नहीं बढ़ रहा है। अब भी थोड़ी सी देर के बाद भी लेवल कहाँ पर ही है, L1 की साइड पे ही है, और ना इसका लेवल घटा। देखिए जब इसका लेवल बढ़ेगा कब, जब इसकी तरफ मूवमेंट होगी तो इसका घटेगा। अब इसका नहीं बढ़ा तो मतलब इसका भी, तो दोनों जो लेवल्स थे हमारे सेम रहे, अब ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस साइड पे ना आए। मतलब जो नेट फ्लो है, नेट फ्लो जितना इधर हुआ उतना ही इधर हुआ, जितना इधर हुआ उतना ही इधर हुआ, मीन्स 2 इधर गए तो 2 इधर भी आ गए, तो नेट फ्लो क्या हुआ, 0। तो अब इस एक्स्ट्रा प्रेशर के लगाने पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आने से हमने रोक दिया। तो इसको अब ये जो रोका है किसकी वजह से, इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। तो इस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक गया, इस प्रेशर पे ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक गया, स्टॉप हो गया। तो ऐसे प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे को पढ़ना था, ऐसे प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए नेक्स्ट टर्म हमने जो देखी, हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा मिनिमम प्रेशर, पहली बात कम से कम मिनिमम प्रेशर which has to be applied
किस पे लगाया, कम से कम प्रेशर जो लगाना पड़ेगा किसकी साइड पे, विच हैज टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, ऑन ए सॉल्यूशन। क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ solvent molecules, to prevent entry of solvent molecules कहाँ से, from pure solvent, into the solution, और किसके थ्रू ए SPM, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए फिर से समझिए क्या है, हमारे को सॉल्यूशन की साइड पे कम से कम कितना प्रेशर लगाना पड़े ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एंट्री किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, नेट फ्लो, जो सॉल्यूशन का नेट फ्लो है उसको, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का नेट फ्लो है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट से, रुक जाए किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एंट्री सॉल्यूशन की साइड में रोकने के लिए जो कम से कम प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको डिनोट किया जाता है पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको डिनोट किया जाता है पाई से, इट इज डिनोटेड बाई पाई। तो ये कंसेप्ट था स्टूडेंट है ऑस्मोसिस का और ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दें तो ये जो हमारा आया, ये हमारा आ गया पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमने लगाया तो एट ऑस्मोटिक प्रेशर एट पाई जो ओस्मोसिस प्रोसेस है वो ओस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप। तो ओस्मोसिस का जो प्रोसेस वो हो जाता है स्टॉप। तो ये था ओस्मोसिस क्या है और ओस्मोटिक प्रेशर का क्या कंसेप्ट है, कहाँ पे लगाना पड़ता है, कैसे लगाना पड़ता है। तो अब देखते हैं हम आगे कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूं। तो अब देखिए ओस्मोटिक प्रेशर कैसे निकलता है। तो देखिए जो ओस्मोटिक प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो आया था वेंट होप थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो कंसेप्ट आया था वेंट होप थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वेंट होप सर ने क्या कहा था, वेंट होप सर ने कहा था कि अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जब जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट, उसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक गैस की तरह बिहेव करते हैं कि जैसे अगर वो सोल्यूट के पार्टिकल गैसेज होते और जितनी वॉल्यूम गैस कवर करती है उतनी ही वॉल्यूम वो कवर करते हैं, तो वो जैसे गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं वैसे ही सोल्यूट के पार्टिकल भी प्रेशर लगाते हैं, और जो सोल्यूट के पार्टिकल प्रेशर लगाते हैं वही है ऑस्मोटिक प्रेशर, वही है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्यूशन के केस में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर लगाने पर वो सोल्यूट के पार्टिकल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर बम्बार्ड होते हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगने से ये सोल्यूट पार्टिकल इस एसपीएम से टकराएंगे, उनकी बम्बार्डिंग की वजह से लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उनकी बम्बार्डिंग की वजह से लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कहा था वेंट होप थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उन्होंने आगे फिर जो कुछ लॉज थी हमने 11th के अंदर पढ़ी थी, बोयल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, तो उनके अंदर उन्होंने कुछ चीजें को कनेक्ट किया, गै-लुसाक सर ने बोयल्स के साथ मिलकर कुछ चीजों को कनेक्ट किया और क्या कहा, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू बोयल्स और वेंट होप लॉ, दोनों ने मिलके अकॉर्डिंग टू बोयल्स एंड वेंट होप लॉ क्या कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरी चीज क्या कही, फिर उन्होंने गै-लुसाक के साथ मिलकर काम किया, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लुसाक एंड वेंट होप लॉ, अकॉर्डिंग टू लुसाक एंड वेंट होप लॉ उन्होंने क्या कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बोयल्स और वेंट होप ने एक लॉ दी जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, सॉल्यूशन के केस में, और कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरी से आया लुशाक के साथ मिलकर बनाया, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सॉल्यूशन के केस में। तो अब इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो अब हमने इक्वल के साइन को हटाया, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, इक्वल का साइन लगाया और एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी जिसको हमने बोला S, और S तो इसको हटा के हमने लगा दिया, पहले से C था और T था, तो ये आ गया प्रेशर इज इक्वल टू SCT। अब जो ये S था इसको हमने बोला सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसको हमने बोला, मैंने नहीं बोला है, सर ने बोला है, वेंटअप सर ने, तो सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आई आर के। आर क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा, गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। तो इसकी सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आई वो अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल आई, गैस कांस्टेंट के। तो हमने इस इक्वेशन में एस को हटा के हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में हमने लगा दिया आर, हमने लगा दिया आर। तो ये बन गई इक्वेशन, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं मैं, CRT दैट इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू R इनटू टेम्परेचर। R इज गैस कांस्टेंट या फिर सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलो, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अब ये बनती है इक्वेशन, और पाई सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और अब इस केस के अंदर ऑस्मोसिस के अंदर जो प्रेशर था वो क्या था हमारा, पाई। तो P को हम लिख देते हैं पाई, P को हम लिख देते हैं पाई। तो इस तरह से हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन आ गई, जिसको हमने बोला क्या बोला, वेंट होप इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हमने बोला वेंट होप इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेंट होप इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को हमने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करना वो निकाला। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं रेज कर देता हूं, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा सकता हूं। अब देखिए ये है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को भी हमने कैसी कंसंट्रेशन माना था, मोलर कंसंट्रेशन। कैसी कंसंट्रेशन माना था, मोलर। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अब इस फार्मूला ये भी बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी की बजाय मैं लिख देता हूँ एन बाई वी, कंसंट्रेशन होती है एन बाई वी मोलैरिटी, इनटू आर इनटू टी। अब यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखिए वी को मैं इधर ले जाता हूँ कि पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वेंट होप इक्वेशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन की नई फॉर्म आ गई। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए ये एक और थोड़ा सा हमने इसको एक्सटेंड आगे लिख, और ये इक्वेशन किसके जैसी है, आइडल गैस इक्वेशन के जैसी। ये इक्वेशन किसके जैसी है, आइडल गैस इक्वेशन के जैसी। तो वेंट होप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें सिंपल प्रेशर था, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, बस डिफरेंस यही है। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो निकलवाते हैं। जैसे अब हम यहाँ से एक चीज़ और सीख लेते हैं उसको पढ़ने से पहले। देखिए ये जो इक्वेशन है ये किसकी वैल्यू बता रही है हमारे को, पाई की। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस इक्वेशन से इसमें ये देखिए कि जो R है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे हम। जब एक इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, जब सारी वैल्यू मेजर करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। R क्या हो गया, कांस्टेंट। मींस जो चेंज होने वाली चीज है वो क्या है, कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन है उसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, यही तो है कंसंट्रेशन। मींस पाई की जो वैल्यू है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे और डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इस n के साथ क्या लिखा हुआ है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी भी सॉल्यूट का है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नहीं बताया गया है कि सॉल्यूट कौन सा है,
यूरिया है, ग्लूकोज, मीन्स नेचर ऑफ सोल्यूट नहीं बताया गया है। तो मीन्स इन इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट नेचर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ डिपेंड करे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां से हमें निकाल सकते हैं देयरफॉर पाई इज सीपी, पाई इज सीपी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बनने हैं वो निकलते हैं टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कि सॉल्यूशन देके सॉल्वेंट बता के हमारे से पूछेगा कि सोल्यूट का मोलर मास क्या है, तो हमारे को निकालना होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हम यहाँ पे इधर कर लेते हैं, देखिए कैलकुलेशन मैं लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, कैलकुलेशन ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट फ्रॉम पाई, फ्रॉम ए पाई। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम सोल्यूट के मोलर मास को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए वो इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर इनटू टी। अब इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, देखिए ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, मास बाई में मोलर मास। अब मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये भी बताया था कि हम सोल्यूट को मानते हैं सेकंड केस, तो यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, चलो पिछले हो सकता है पिछले लेक्चर में मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया हो इसको, तो स्मॉल डब्ल्यू, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो इक्वेशन क्या बन गई, पाई इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे v था इंटू वी, तो देखिए ये रहा नीचे v इंटू आर इंटू टी। तो अब यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइड बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये पाई इधर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए कि हाउ वी कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स एंड पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए अब जनरली अभी जो गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, वो डिपेंड करती है प्रेशर की यूनिट पे। आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट कॉमनली यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर जो जनरली यूज होगी वो आर की जो वैल्यू यूज होगी वो होगी लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। वॉल्यूम को लीटर में, वॉल्यूम इस फॉर्मूले के अंदर किस में है, लीटर्स में, ऑस्मोटिक प्रेशर किस में है, एटीएम्स में, और जो टेम्परेचर है वो किस में है, केल्विन में, और जो ये है ये किस में है, ग्राम्स में। मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी किस में आएगा, ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल। तो सभी की यूनिट्स मैंने बताई, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर एटीएम में लगाएंगे, अगर एटीएम में इसमें लीटर एटीएम में हम वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू रखनी है हमारे को 0.0821, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और अगर इसको हम बार में चेंज कर देते हैं तो वैल्यू रखनी है 0.83, 0.083। अब क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू किसमें रखनी है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो इस तरह से हमने देखा कि वैल्यूज किस तरह से रखनी है। हमेशा टेम्परेचर को सेल्सियस में दे रखा तो किस में कन्वर्ट करेंगे आप, केल्विन में। आर की वैल्यू लीटर एटीएम में। अगर जो प्रेशर है, हो सकता है प्रेशर देगा वो न्यूमेरिकल में, अगर मोलर मास निकालने को बोलेगा तो प्रेशर की यूनिट चेक करनी है, एटीएम में है तब ये वैल्यू रखनी है, बार में आ गया तो ये वैल्यू रखनी है। ऐसे ही यूनिट कन्वर्जन होता है, आपने सीखा है, पास्कल, किलो पास्कल, बार, टोर, एमएम ऑफ एचजी, बहुत सारी यूनिट्स है, तो इंटरचेंज आपको करना आता होगा, नहीं तो मैं बता भी दूंगा। तो देखिए इस तरह से ये कंसेप्ट था, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा इस फॉर्मूले के ऊपर ही आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो इस तरह से
अब कुछ चीज़ें लिख लेते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। तो देखिए, आई होप आपको समझ आया होगा, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर क्लास में बैठेंगे तो आपको 101% है कि जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल समझ में आएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आए। कितने ईजी कंसेप्ट तो हैं। केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी ईजी विद एवी ट्यूटोरियल। जी हाँ, विद एवी ट्यूटोरियल। ऐसा नहीं है कि और टीचर नहीं पढ़ाते अच्छा, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं भी अपने बिहाफ पे पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। और मैं कहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट इन वीडियोज़ को देख रहा है तभी मेरे वीडियोज़ को बनाने का फ़ायदा है, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिल्कुल कमेंट करे। कमेंट करोगे तो मेरा भी जो थोड़ा सा ना हौसला बढ़ेगा ना। तो ओस्मोसिस को हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओस्मोसिस हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिसको डिनोट करते हैं पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की पहली बात, इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट according to equation pi is equal to CRT। तो पाई इज इक्वल टू CRT के अकॉर्डिंग कैसे बताया वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। कि किसके मोल से ये फर्क नहीं पड़ता, कितने मोल से इससे फर्क पड़ता है, अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। तो ये चीज़ है। दूसरी बात हम लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं कहूँ कि दो सॉल्यूशन ले लिए, आप इसको लिखिएगा नहीं, एक सॉल्यूशन 1 ले लिया, एक सॉल्यूशन 2 ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा मैं पाई का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए पाई विल बी इक्वल टू C1 RT, पाई 2 विल बी इक्वल टू C2 RT। अब मैंने R2 और T2 क्यों नहीं लिखा, R1 T1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो अब देखिए पाई 1 और पाई 2 इक्वल थे, अगर पाई 1 और पाई 2 इक्वल्स हैं तो हम कह सकते हैं C1 RT विल बी इक्वल टू C2 RT। समझ पा रहे हैं, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो पाई 1 की वैल्यू ये है, पाई 2 की वैल्यू, तो इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होंगी। अब R सेम है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर पे दोनों को मेजर किया हमने, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, R से R कैंसिल, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ऐसा कब है, जब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, जब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर किन्हीं दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो ये ज़रूरी है, ये यूनिवर्सल है कि C1 और C2 भी इक्वल होंगे, कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो भी इक्वल होंगी, क्योंकि पाई की वैल्यू डिपेंड करती है मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं। तो दोनों सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी इक्वल होंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है आपका, तो इस पॉइंट को ध्यान से लिखेंगे। क्या है ये पॉइंट, देखिए पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, कैसे है वो मैंने बताया, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब वो मैंने समझा दिया है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इफ़ two solutions have equal osmotic pressure, if two solutions have equal osmotic pressure, then their concentration will also be equal, तो अगर किन्हीं दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो ये ज़रूरी है कि उन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन भी इक्वल होगी, C1 विल बी इक्वल टू C2। न्यूमेरिकल्स पे बहुत हेल्प करने वाली है चीज़ें। उसके बाद अब हो सकता है सॉल्यूशन में क्या ज़रूरी थोड़ा ही है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी
दैट ए सॉल्यूशन ओनली कंटेन वन सोल्यूट, कि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही सोल्यूट है, ऐसा जरूरी तो नहीं हो सकता सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे सोल्यूट हों। तो उस केस में हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो उस केस में कैसे निकालेंगे कि इफ solution have if a solution have numbers of solute then final osmotic pressure osmotic pressure of solution will be equal to pi 1 plus pi 2 plus pi 3 etc. इस तरह से कि अगर एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सोल्यूट हैं तो एक सोल्यूट की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको पाई 1 बोल दिया, दूसरे सोल्यूट की वजह से पाई 2 पाई 3, तो सभी को मिला के बनेगा फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर, मीन से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें हैं। तो और जो यूनिट्स की चीज़ें मैंने बताई हैं, जो यूनिट्स की मैंने चीज़ें बताई हैं कि यूनिट को आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर की यूनिट किस में है, वॉल्यूम की यूनिट किस में, लीटर में ही रखना है, और किस में रखना है, जो अपना प्रेशर है उसको एटीएम में रखना, तब आर की वैल्यू क्या होगी, बार में रखना तब आर की वैल्यू क्या होगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते वक्त। और आपसे हो सकता है एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले कि हाउ कैन यू से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे, तो वो भी मैंने आपको बताया।